दिस इज राधिका गौर और आज शुरू करने जा रहे हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3 दैट इज चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल। तो बेसिकली इंग्लिश में हम इस चैप्टर को बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली जो भी हमारे चतुर्भुज होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और हम समझने वाले हैं कि किस तरीके के हमारे चतुर्भुज होते हैं, उनमें क्या क्या कोण होते हैं, कैसे हम कोणों के बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज किस तरीके का चतुर्भुज है, क्या बहुभुज है। यही चीज़ हम इस सेशन में और इससे आगे वाले सेशंस में मिला के समझेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा कि चतुर्भुज होते क्या है, प्लस उनको हम कैसे अच्छे से उनके बारे में डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा सेशन है, सेशन नंबर 1, उसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ चतुर्भुज के बारे में, मतलब उनके बारे में हम जो माइनर डिटेल्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हमें दिया गया है कि जो चतुर्भुज हैं वो आपके ऑलरेडी आप ये चीज़ पढ़ चुके हो कि कोई भी आकृति होती है, ठीक है। ये एक आकृति है, ये आकृति है, ये आकृति है, ये आकृति है, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो है क्या होते हैं, बेसिकली आकृतियाँ होती हैं। अब इन आकृतियों की पहचान ही हमें बता सकती है कि कौन सी आकृति चतुर्भुज कहलाएगी और कौन सी नहीं कहलाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आकृतियां हम देखते हैं वो किसका नमूना होती है। क्लियर? उसके बाद में हम चतुर्भुजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो आकृति दी हुई है आपको कुछ इस तरीके की है। क्लियर? ये क्या है? ये एक सरल बंद वक्र है, ठीक है। क्या ऐसा है? ये चीज़ें हम आपको यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएं। अब ये आपको देखना है कौन सी आकृति किसकी है। देखिए, ये आकृति किसकी है, पहचानिए। ये क्या है? ये एक वक्र है, ठीक है। ये क्या है? इस तरीके की डिफरेंट तरीके की आपको आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। आपको और भी बहुत सारी आकृतियाँ मिल सकती हैं। जैसे देखिए, आपको ये आकृतियाँ मिली, ये आकृतियाँ मिली, ठीक है। आपको ऐसी भी कोई आकृति मिल सकती है। तो देखिए, बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं, बस हमें डिफरेंस पता लगाना होता है कि कौन सी आकृति कौन सी है। तो चलिए कोशिश करिए, इन चारों आइडेंटिटीज़ को बताइए कौन सी आइडेंटिटी कौन सी है। दिस इज योर होमवर्क। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आपको पता है वीडियो के नीचे आस्क एनी डाउट कॉर्नर है, आप जाइए और वहाँ से अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्लियर? बाकी ये चीज़ तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये चीज़ आपको पहचानने में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं अब बहुभुज क्या होते हैं। देखिए, जब हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज कहीं ना कहीं बहुभुज का ही एक टाइप होता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो बहुभुज हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। मतलब कोई भी रेखाएं हैं उनसे बना यदि कोई बंद, ठीक है, बंद वक्र है तो वो क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये 3 रेखाखंडों से बना हुआ है, बंद वक्र है, ये बहुभुज है। वहीं यदि मैं ऐसे बना दूं तो ये बंद वक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये खुला है, खुला है तो ये बहुभुज नहीं है। यदि इसको मैं ऐसे एक और रेखाखंड बना देती तो ये बहुभुज हो जाता। क्लियर? ऐसे ही ये देखिए, ये क्या है? ऑब्वियसली ये चीज़ क्या है? ये भी बंद बहुभुज है। क्लियर? जबकि ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये खुल रहा है। ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ से खुला है। ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ से खुला है। जबकि इन तीनों की शेप देखिए, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। तो सिंपल सी भाषा में हम ये कहेंगे कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। क्लियर? तो जो सरल बंद वक्र होगा जो रेखाखंडों से बना है वो बहुभुज कहलाएगा, लेकिन बंद होना चाहिए। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बहुभुज क्या कहते हैं। तो यदि मैं आपको एक शेप दूं, ये बताइए ये बहुभुज होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, जबकि ये नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि बहुभुजों का वर्गीकरण हम किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो देखिए, हम बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं या उनके शीर्षों के आधार पर करते हैं। क्लियर? अब देखिए, हमारे पास जो भुजाएं हैं या हम कह सकते हैं शीर्ष हैं, यदि 3 हैं तो उसको हम कहेंगे त्रिभुज। मतलब ये यदि 3 रेखाएं मिलके एक बंद वक्र बनाती हैं तो वो क्या कहलाता है? त्रिभुज। क्यों? क्योंकि उसमें 3 रेखाखंडों का प्रयोग हुआ है, 3 भुजाएं हैं।
तो ये हो गया त्रिभुज। यदि 4 होती हैं तो उसे कहते हैं चतुर्भुज। और इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड है। क्लियर? इसके ऊपर यदि 4 रेखाएं मिलके कोई बंद वक्र बहुभुज बनाती हैं तो ये क्या होता है? चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चतुर्भुज कहते हैं। और इसी से रिलेटेड हम इस चैप्टर को डिस्कस आज करेंगे। और तरीके की भी बहुभुज होते हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए, जब 5 रेखाएं मिलके बनाती हैं तो उसे कहते हैं पंचभुज, इस तरीके से। जब 6 रेखाएं मिलके कुछ बनाती हैं तो उसे बोलते हैं षटभुज, इस तरीके से बन सकता है। अब बात आती है हमारी कि यदि हमारी रेखाएं हमारे पास हों 7, तो जब 7 रेखाएं या 7 भुजाएं बनके कुछ बनाती हैं तो उसे बोलते हैं सप्तभुज। यदि 8 भुजाएं हों तो उसे बोलेंगे अष्टभुज, जो इस तरीके से बनता है। यदि 9 भुजाएं हों तो उसे बोलते हैं नवभुज, जो इस तरीके से बनता है। यदि 10 भुजाएं हों तो उसे बोलते हैं दसभुज, ठीक है, जो इस तरीके से बनता है। यदि n भुजाएं, क्योंकि देखिए ये गिनती आप कितने भी तरीके की भुजाएं, मतलब कितनी भी भुजाएं जोड़ के एक बंद वक्र बहुभुज बना सकते हैं। तो हम बेसिकली मान लेते हैं कोई भी n भुजाएं हैं वो मिलके n भुज ही बनाएंगी, ठीक है। मतलब ये कि यदि हमने सपोज करो 14 भुजाएं ली तो वो 14 भुज बनाएंगी, 14 भुज, ठीक है। अब इसको आप अपनी भाषा में बोल सकते हो, बट बेसिकली यही है कि वो 14 भुजाओं से बना, 14 भुजाओं से बना बहुभुज होगा। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों, आसन्न शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। मतलब देखिए, कोई भी हमारे पास यदि बहुभुज है, क्लियर, उसके यदि हमें विकर्ण ज्ञात करने हैं तो उसके जो आसन्न शीर्ष हैं, जैसे इसके आसन्न शीर्ष ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए, तो इनको जो जोड़ के, जैसे एक तो विकर्ण हमारा ये हो गया, विकर्ण नंबर 1, और दूसरा विकर्ण इसमें दूसरे आसन्न शीर्षों को जोड़ दो, तो ये हो गया हमारा विकर्ण नंबर 2। तो विकर्ण क्या होते हैं? बेसिकली विकर्ण बहुभुज के किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होते हैं। बेसिकली कौन से शीर्षों को जोड़ते हैं हम? आसन्न शीर्षों को जोड़ते हैं। क्लियर? जैसे अब देखिए ये वाला फिगर है, इसमें देखिए एक विकर्ण हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा और पांचवा, 5 विकर्ण हो गए इसमें देखिए ये एक विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया। तो इस तरीके से हम विकर्ण निकाल लेते हैं। तो समझ में आया आपको कि विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण बेसिकली कोई भी हमारा जो बहुभुज है उसके जो 2 आसन्न शीर्ष हैं उन्हें जोड़ने के बाद जो रेखाखंड हमें प्राप्त होते हैं वही हमारे विकर्ण कहलाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी हमारा जो फिगर है, कोई भी फिगर हो, ठीक है, यदि एक बंद वक्र में अभ्यंतर और बहिर्भाग का क्या अर्थ होता है ये आप भली भांति समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? देखो, अभ्यंतर का मतलब होता है इंटीरियर, मतलब जो अंदर वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अभ्यंतर, ठीक है, इसको बोलेंगे हम अभ्यंतर। वहीं पे यदि ये फिगर ऐसे होता तो इसके जो बाहर वाला भाग है, जो ये वाला भाग है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बहिर्भाग। क्या बोलते हैं? बहिर्भाग। क्लियर? जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, ये हो गया अभ्यंतर और ये वाला भाग हो गया हमारा बहिर्भाग। क्लियर? वेरी गुड। आगे चलते हैं। देखिए, अब बात आती है जो उत्तल और अवतल बहुभुज होते हैं उनकी। तो देखिए, यहाँ पे आपको हम कुछ कॉन्वेक्स और कॉनकेव बहुभुज के बारे में बताते हैं। ये हमारे कॉन्वेक्स हैं और ये कॉनकेव हैं। अब पहचान कैसे होगी? देखो, कॉन्वेक्स बहुभुज जो होते हैं उनमें जो कोने होते हैं वो अंदर की तरफ झुके होते हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कोने अंदर की है, सारे कोने आपको अंदर की तरफ झुके हुए मिलेंगे, ये देखिए, ठीक है। जबकि जो कॉनकेव होते हैं, जो अवतल होते हैं, उनमें कोने बाहर की तरफ भी होते हैं, जैसे आपने देखा ये इधर को निकल रहा है, ये इधर को,
ये इधर को, ये इधर को। तो आप किसी भी उसकी शेप देख के बता सकते हो कि कौन सा बहुभुज हमारा कॉन्वेक्स है मतलब उत्तल है, और कौन सा कॉनकेव है दैट इज अवतल है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सम और विषम बहुभुज क्या होते हैं। देखिए सम बहुभुज वो होते हैं जिनकी जो भुजाएं होती हैं वो रेगुलर होती हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए त्रिभुज है, यहाँ पे ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये हो गए सम। यहाँ पे भी देखिए सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, ये इसका मतलब है बराबर होना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसमें भी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये भी सम हुआ। इसमें 5 भुजाएं हैं और पांचों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये भी सम हुआ। 6 भुजाएं हैं और इसमें 6 एक दूसरे के बराबर है, तो इसीलिए ये भी हमारा सम बहुभुज हुआ। जबकि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये भी ट्रायंगल था, ये भी ट्रायंगल था, लेकिन यहाँ पे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं अलग हैं, अलग है, इसका मतलब ये विषम बहुभुज हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन ये चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या हुआ, विषम बहुभुज हुआ। क्लियर, ये भी क्या हुआ, विषम हुआ, और ये भी विषम हुआ। एक सेकेंड, तो समझ आया आपको कि सम जो होते हैं वो बेसिकली उनमें जो सारे भुजाएं हैं, सारे कोण हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, जबकि जो विषम है वहाँ पे जो भुजाएं हैं, जो कोण हैं, वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते, उन्हें हम इर्रेगुलर पॉलीगन्स यानी विषम बहुभुज कहते हैं, जबकि इन्हें हम रेगुलर पॉलीगन्स दैट इज सम बहुभुज कहते हैं। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे ना हमने आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से साधारण वक्र हैं, कौन से साधारण बंद वक्र हैं, कौन से बहुभुज हैं, कौन से उत्तल बहुभुज हैं और कौन से अवतल बहुभुज हैं। तो देखिए ये जो आपको हल किया हुआ है ये है साधारण वक्र। देखिए साधारण वक्र का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, कोई भी वक्र होने चाहिए। क्लियर, उन्हें हम साधारण वक्र कह देंगे। देखिए ये हमारा एक साधारण वक्र है, ये भी साधारण वक्र है। क्लियर, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 बार वक्र का प्रयोग है, 2 वक्र हैं एक दूसरे पे ओवरलैप, इसलिए ये नहीं है। ये हमारा साधारण वक्र है, ये साधारण वक्र है और ये भी वक्र है, ये नहीं है। क्लियर, और ये भी नहीं है। क्लियर, अब आता है साधारण बंद वक्र। क्लियर, अब जब बात बंद वक्र की है तो क्या होगा, कोई भी वक्र जो बंद है उसको हम साधारण बंद वक्र कहेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका एक वक्र हुआ, साधारण बंद वक्र है, ये भी आपका साधारण बंद वक्र है, ये भी देखिए, ये और ये पांचों आपके साधारण और वो भी कैसे, बंद वक्र हैं। क्लियर, अच्छा बहुभुज की बात करते हैं, तो बहुभुज के बारे में हम बात करेंगे। देखिए 1, 2 और 4 ये सब क्या है, हमारे बहुभुज हैं, ये सब बहुभुज हैं। क्लियर, ये समझ में आया, क्योंकि जो भी हमारे बंद वक्र होते हैं उन्हें हम बहुभुज कहते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि जो बहुभुज हों वो कंप्लीटली बंद हों, ये चीज़ हम यहाँ पे मेक श्योर करते हैं। तो ये सब हमारे बहुभुज हो गए। अब बात आती है, इसमें क्वेश्चन था हमारा कि उत्तल और अवतल बहुभुज कौन से होते हैं, हमें ये भी बताना है यहाँ पे। तो देखिए उत्तल बहुभुज के बारे में मैंने आपको बताया था कि देखिए हमारे पास ये 3 बहुभुज हैं सिर्फ, ठीक है। तो अब हमें इन 3 बहुभुज के बारे में जब बात कर ही रहे हैं हम, तो इनमें से छांटना है कि कौन से उत्तल हैं, कौन से अवतल हैं। तो उत्तल कौन से होंगे, उत्तल वो होंगे जिनके जो कोण हैं वो अंदर की तरह झुके होंगे। तो इसमें देखिए ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, तो ये वाला कैसा हो गया, उत्तल। अच्छा बाकी के 2 देखते हैं। यहाँ देखिए ये अंदर की तरफ झुका हुआ है, अंदर की तरफ मतलब ये बेसिकली जो इसका कोण है वो बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल। ये वाला भी देखिए, इसमें भी बाहर की तरफ है हमारे, इसीलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, अवतल। क्या बोलेंगे, अवतल। तो हमने देखा कि इन तीनों बहुभुज में से ये वाला तो हो गया उत्तल और ये दोनों हो गए अवतल। क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि उत्तल
चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल निकालना है। यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा। क्लियर। और हमें कैसे करना है, एक चतुर्भुज बनाना है जो उत्तल ना हो और ये प्रयास करना है। तो देखिए, मानते हैं कि ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज है और विकर्ण ए सी उनके बीच में हम खींच सकते हैं। तो हम दो त्रिभुज में हमने इनको डिवाइड कर लिया। ठीक है, कोई भी हमारा ये था, ऐसे है, इसको यदि हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा त्रिभुज ये बन गया। क्लियर, दो त्रिभुज बन गए, 1 और 2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी डी का सम करेंगे जो किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज के कोणों के। 1 2 3 4 5 6 नाम दे दिए, इनके सम के बराबर हो जाएगा। हमें पता है एक त्रिभुज के कोणों का सम 180 होता है और दूसरे त्रिभुज के कोणों का योग 180 हो गया। तो 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो किसी भी उत्तल चतुर्भुज में जो उसके जो कोण होते हैं उनका माप कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। क्लियर। अतः एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों की माप का योगफल 360 डिग्री होगा। हाँ, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो भी ये गुण लागू होगा। ठीक है, इसके लिए हम कोई भी दूसरा एक चतुर्भुज बना लेते हैं जो उत्तल नहीं है। ये हमने एक अवतल चतुर्भुज बना लिया। यहाँ पे भी हमने दो ट्रायंगल में, दो त्रिभुज में इनको डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 नाम दिए एंगल्स के। सम करेंगे तो इसका भी 180 आएगा, इसका भी 180 योग आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे 360 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अवतल त्रिभुज में भी यदि हम जोड़े उनके कोणों का माप तो 360 ही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद इस सेशन को हम खत्म करते हैं। क्वेश्चन ये है, तालिका की जांच करनी है, प्रत्येक आकृति को त्रिभुज के बीच में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें भुजा कोणों का योगफल ये दे रखा है। तो एक बहुभुज के कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या या तो 7 हो या 8 हो या 10 हो या n हो। तो देखिए, जब n 7 है तो बहुभुज के कोणों का योग होगा n-2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, n-2 इंटू 180। यहाँ पे आप n की जगह लगाएंगे 7। जब 7 लगाएंगे तो कोणों का योग आ जाएगा 900। यहाँ पे यदि 8 भुजा है तो कोणों का आ जाएगा 180 डिग्री, 1080। जब 10 हैं तो कोणों का योग आ जाएगा 1440 डिग्री। यदि उसके बाद में हमारी n है तो सिंपल सी बात है, उनका योग आ जाएगा इतना। तो मतलब ये है, किसी भी भुजा का हमें कोण निकालना है, मतलब कितनी भुजाओं के बहुभुज में कितने डिग्री के कोण का योग होगा, वो निकालने के लिए n-2 गुणा 180 कर देना है और हमें हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो आई होप आपको इस सेशन से बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि बहुभुज क्या होते हैं, चतुर्भुज क्या होते हैं, साथ में आपको ये भी समझ में आया होगा कि उत्तल अवतल या सम विषम बहुभुज क्या होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।